चलिए साहब, तो मैं भी देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं कि मैं एक दिन में आपको ईसीजी पढ़ा दूंगा। पर आप भी समझते हो और मैं भी जानता हूं कि ईसीजी सीखने में एक इंसान एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, कई लोग डीएम कार्डियो करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हमें ईसीजी अच्छे से आता है, और कभी कभी किसी किसी ईसीजी में वो भी फंस जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको घंटे भर की इस क्लास में तमाम ईसीजी सिखा दूंगा कि पीआर इंटरवल ये होता है और पीक्यूआरएसटी क्या होती है, तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। पर फिर भी इस एक घंटे में मैं आपको इतना सारा निचोड़ के दूंगा कि आप जहां आज हो उससे बहुत बेहतर बन के जाओगे ईसीजी में। मतलब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि पी वेव क्या होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पर ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसमें लोग गलतियां करते हैं और उन गलतियों से लोगों की जान जाती है। तो अगर आपने एक घंटे ध्यान से बैठ के क्लास सुन भी ली ना, तो यकीन मानो कि किसी ना किसी दिन आप इस क्लास के भरोसे किसी की जान बचाओगे। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। मुझे मजा आता कि यदि 200-400 लोग सामने बैठे होते और पढ़ाता, पर कोई बात नहीं, कैमरे के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले कहानी सुनाता हूं, और कहानी थोड़ी सी दुखद है। एक 45 वर्षीय महिला थी, उनको रात को करीब करीब 2 बजे के आसपास कंधे में दर्द हुआ। कौन से कंधे में? बाएं कंधे में। बाएं कंधे में दर्द हुआ, साथ में पसीना आया। जो घर वाले थे वो बेचारे, जो आसपास एक अच्छा डॉक्टर रहता था, अच्छा एमडी डॉक्टर रहता था, उसके पास लेके गए। उस एमडी डॉक्टर ने देखा और ईसीजी किया, और ईसीजी उनका ये आया। ये उनका ईसीजी है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप एक बार देख लें और मुझे बताएं कि क्या इस ईसीजी में कोई एमआई जैसी चीज आपको दिख रही है। चैट बॉक्स में टाइप करते रहें, इंटरैक्टिव क्लास रहेगी, मैं पूछता जाऊंगा, आप टाइप करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ 400-500 लोग मेरे सामने बैठे हैं। तो जरा चैट बॉक्स में टाइप करें कि क्या इस पेशेंट को एमआई है। ऐसा कोई बड़ा एसटी एलिवेशन तो मुझे नहीं लगता, कोई बड़ा टी इन्वर्जन भी मुझे नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग, मुझे भी लगता है कि यही मानेंगे कि साहब यहां पर कोई एमआई है नहीं। उन डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि आपका ईसीजी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, आप एक पेन किलर खाओ, कुछ मसल का पेन होगा, कल सुबह ठीक हो जाएगा। वो आंटी घर गई, उन्होंने जाके पेन किलर खाया, सोई और अगले दिन सुबह नहीं उठी। प्रॉबेबली उस ईसीजी में कुछ नहीं था, पर आंटी को कुछ बहुत बड़ा लेफ्ट मेन डिजीज चल रहा था। और एक ईसीजी न पढ़ पाने के कारण, और मैं नहीं कह रहा कि किसी टेक्नीशियन या किसी नर्सिंग स्टाफ या किसी आयुष डॉक्टर के या किसी के, एक एमडी डॉक्टर के ईसीजी को गलत इंटरप्रेट करने के कारण एक व्यक्ति की जान गई। इसलिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है मौत का ईसीजी। मौत का ईसीजी क्यों? क्योंकि एक सही ईसीजी देखा हुआ किसी की जान बचा सकता है, और एक गलत ईसीजी देखा हुआ किसी की जान ले सकता है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ 10-15 एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कहां ईसीजी जान बचा सकता है और कहां जान ले सकता है। मैं वो चीजें बताऊंगा जिनको पहचानने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। जो किताबी चीजें हैं, जो आपने तमाम तरह के टीचर से सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, वैसा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। सारी कुछ अनकॉमन सी, नई सी और अनोखी सी चीजें पढ़ाऊंगा। पूरा ईसीजी ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा ईसीजी पढ़ना है तो मेरी एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारा कंटेंट है, वहां ढूंढ सकते हो। अभी के लिए जो जरूरी है वो सीखेंगे। तो हमारी क्लास शुरू करते हैं मौत का ईसीजी। उन आंटी का ईसीजी ऑलमोस्ट नॉर्मल था, लेकिन फिर क्या गड़बड़ थी? रूल ये है कि यदि आपको ईसीजी नॉर्मल मिल रहा है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो भी आपको उसे एज अ एसीएस तो ट्रीट करना ही है। मतलब आपको उसे एज एन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। आप उसे भर्ती कर लें, आप उनका 2 घंटे बाद एक और ईसीजी कराएं, हो सकता है तब चेंज आ जाए। कई बार सिम्टम पहले आता है, ईसीजी चेंज बाद में आता है। तो इसलिए ऑलवेज ट्रीट अ सिम्टोमैटिक पेशेंट एज एसीएस टिल प्रूवन अदरवाइज यू माइट एक्चुअली एंड अप किलिंग समबडी, राइट। तो मौत के ईसीजी का जो सबसे पहला गोल्डन वर्ड है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, चाहे तो आप लिख के रख लो, कि ईसीजी इज अटरली यूजलेस इन्वेस्टिगेशन। ईसीजी एक बहुत ही यूजलेस इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशली अगर वो नॉर्मल आ जाए। अगर ईसीजी में कुछ निकल रहा है, कोई बीमारी निकल रही है, तो शायद फिर भी ठीक है, पर नॉर्मल ईसीजी देख के कभी मत कहना कि ये पेशेंट ठीक है, इसको कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है।
मैं एक बड़े अस्पताल में काम करता हूँ, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे पीजीज रहते हैं वहां पे, और वो अब हमेशा जैसे प्री ऑपरेटिव मरीज देखा उसके बाद फोन करेंगे कि साहब पेशेंट को ऐसा ऐसा है सर, उसका ईसीजी और इको नॉर्मल है। अ नॉर्मल ईसीजी और अ नॉर्मल इको डज नॉट रूल आउट अ नॉर्मल कोरोनरी। इसे रिपीट करूंगा, ईसीजी नॉर्मल होना या इको नॉर्मल होना ये गारंटी नहीं देता कि कोरोनरी ठीक है। अगर आज के इस लेक्चर से आप सिर्फ ये एक लाइन सीख के चले जाओ तो भी मेरा काम हो गया, कि किसी को नॉर्मल ईसीजी देख के ये मत कह देना कि भैया तुम ठीक हो। तो ये तो बात हुई नॉर्मल की। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो तो हमारे डॉक्टर्स पीजीज किन किन चीजों से डरते हैं मैं बताता हूं। एक तो वो डरते हैं एसटी एलिवेशन से, और वो डरते हैं टी इन्वर्जन से, और वो डरते हैं वीटीवीएफ से, और वो डरते हैं फिब्रिलेशंस और एट्रियल फिब्रिलेशंस और तमाम तरह के एरिथमियास से। आज मैं बात सिर्फ इस्चीमिया इन्फॉक्शन वाले ईसीजीज की करूंगा, और वो भी उल्टा चलाऊंगा कहानी को। तो हम एक एक करके इस्चीमिया और इन्फॉक्शन से रिलेटेड चेंजेस पढ़ेंगे, वो भी उल्टे तरीके से। इसी तरह से 3 दिन बाद मैं आपको एबीजी पढ़ना सिखाऊंगा, वो भी उल्टे तरीके से। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी है। मैं एक एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, और मैं इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज है वहां पर काम करता हूं। और मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लिनिकल गुरुजी। उस प्लेटफॉर्म पे हमारी एक ऐप है, हमारी वेबसाइट है clinicalguruji.com। आप ढूंढोगे तो आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर में मिल जाएगी। और मेरे पास अभी लगभग 57,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह की चीजें सीखते हैं मुझसे। करीब 57,000 स्टूडेंट्स हैं जो ईसीजी, एबीजी, वेंटिलेटर और तमाम तरह की चीजें सीख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं। ईसीजी में ये क्या डायग्नोसिस है, कौन मुझे लिख के बताएगा? बताओ। जिसका पहला उत्तर आएगा उसको हम कितना 101 रुपए का पेटीएम भेजें? ये टी इन्वर्जन है। और टी इन्वर्जन ऐसी चीज होती है जो नॉर्मली भी बहुत सारा मिलता है और एबनॉर्मली भी बहुत सारा मिलता है, और डॉक्टरों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टी इन्वर्जन की। अब मुझे देख के बताओ कि इस ईसीजी में टी इन्वर्टेड है क्या, है कि नहीं है? यस और नो? यस, टी इन्वर्टेड है। तो क्या ये एबनॉर्मल है? अब हाँ या नहीं में लिखना ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। क्या ये एबनॉर्मल है इसकी टी इन्वर्टेड? देखो ध्यान से देखो, लीड 1 में टी इन्वर्टेड है, 2 में है, 3 में है, एवीएफ में है, इधर V5 V6 में भी है। और मुझे ऐसे फोन रोज आते हैं, सर वो पेशेंट को टी इन्वर्जन है। अच्छा कहां पे है बेटा? अब मैं धृतराष्ट्र और संजय वाली कहानी चल रही है, वहां पे संजय वहां से देख के और मुझे बता रहा है सर पेशेंट को टी इन्वर्जन है। अच्छा मैं कहता हूं रुक जा मैं बताता हूं। मैं कहता हूं V5 में होंगे, बोले हाँ सर हैं। V6 में होंगे, हाँ सर हैं। 1 में होंगे, हाँ हैं। AVL में होंगे, हाँ हैं। फिर मैं कहता हूं देखना उसके क्यूआरएस इतने बड़े बड़े होंगे कि एक दूसरे में घुस रहे होंगे, इतने बड़े क्यूआरएस कि एक दूसरे को चुभ जाएं। बोले हाँ सर आपने तो देखा ही नहीं, आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा वो LVH विद स्ट्रेन पैटर्न है, ये एबनॉर्मल है पर इश्चीमिक नहीं है। LVH विद स्ट्रेन पैटर्न इज अ डायग्नोसिस, पर यहां इस पेशेंट को MI नहीं हुआ पड़ रहा। तो टी इन्वर्जन होना सिर्फ गारंटी नहीं देता कि पेशेंट को MI हो गया है या इश्चीमिया हो गया है। तो जैसे ये टी इन्वर्जन है पर ये शाकाहारी टी इन्वर्जन है, ये चल जाएंगे, इनके साथ हम जी सकते हैं। तो कैसे पहचाने कि सर कौन सा टी इन्वर्जन अच्छा और कौन सा टी इन्वर्जन बुरा? चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सिमेट्री समझते हो? सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा चेहरा सिमेट्रिकल है तो मेरी नाक के बीच में से अगर एक लाइन खींचें तो जितना इस साइड है उतना ही इस साइड होगा। दोनों आंखें बराबर की दूरी पे होंगी, दोनों कान बराबर की दूरी पे होंगे, इसे हम कहते हैं सिमेट्री। आई डोंट नो उसका हिंदी क्या होता होगा, पता नहीं। एनीवे, तो उसी तरह से अगर आपकी टी वेव्स सिमेट्रिकल हैं कि एसिमेट्रिकल हैं
उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नॉर्मल टी वेव सिमेट्रिकल होती है कि एसिमेट्रिकल होती है, लिख के बताओ जरा, तब तक मैं तुम्हें दिखाता हूं। सिमेट्री का मतलब है कि बीच में एक लाइन है, उसके दोनों तरफ यदि बराबर बराबर है तो वो सिमेट्रिकल है। तो ये टी वेव हुई सिमेट्रिकल। और अगर ये टी वेव ऐसी होती तो ये होती एसिमेट्रिकल। बात समझ पा रहे हैं? इस लाइन के दोनों तरफ यदि बराबर बराबर दूरी है तो ये सिमेट्रिकल है, और अगर एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है तो ये एसिमेट्रिकल है। तो नॉर्मल कौन सी हुई, एसिमेट्रिकल कि सिमेट्रिकल? जरा चैट बॉक्स दिखाओ तो मुझे 8 से, हाँ ऑन कर दे, हाँ चलो जरा देखें तो, हाँ 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 हाँ, आधे सिमेट्रिकल आधे एसिमेट्रिकल, गुड 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 गुड। चल वापस आ जाओ। हाँ। तो सिमेट्रिकल टी वेव एबनॉर्मल है, एसिमेट्रिकल टी वेव नॉर्मल है। नॉर्मल टी वेव ऊपर वाले ने एसिमेट्रिकल बनाई। अब जरा एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो, अब इनमें से एक टी इनवर्जन सिमेट्रिकल है, दूसरा टी इनवर्जन एसिमेट्रिकल है। तो अपन इनमें से एक का नाम रख देते हैं, ये पहला वाला, ये वाला है ए और ये वाला है बी। बताओ इनमें से कौन सा टी इनवर्जन एबनॉर्मल है? ये, इसको कह दो एस, इसको कह दो ए। एबनॉर्मल कौन सा है दोनों में से? यही सीखना है। जो टी इनवर्जन्स सिमेट्रिकल है वो एबनॉर्मल, जो टी इनवर्जन्स एसिमेट्रिकल है वो नॉर्मल है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नहीं समझ में आ रहा? फिर से समझाता हूं, देखो ये देखो, अगर ये ऐसा आया और ऐसा गया, मतलब एक टांग बड़ी एक टांग छोटी, तो ये अच्छा है, उल्टे राइट जैसा है ना। और अगर ये सीधा डूब गया अंदर तो ये बुरा है। ठीक, उल्टा राइट अच्छा, सीधा डूब गया बुरा। राइट हो गया। तो एसिमेट्रिकल टी इनवर्जन्स ठीक है, सिमेट्रिकल टी इनवर्जन्स खराब है। अच्छा फिर से बताओ, इनमें से एक रेड है और एक व्हाइट है, इनमें से नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है? इनमें से नॉर्मल कौन सा, एबनॉर्मल कौन सा? लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो। रेड इज नॉर्मल। कैसे पहचाना? क्योंकि ये उल्टे राइट के निशान जैसा है, जबकि ये सीधा अंदर डूब गया। ठीक, तो जिसका टी वेव डूब गया वहां पेशेंट भी डूब गया। जिसका टी वेव ऐसा है वो हाइपरटेंसिव होगा लेकिन इश्चीमिक नहीं है। आया समझ में? तो टी इनवर्जन्स यदि एसिमेट्रिकल हो तो ठीक है, सिमेट्रिकल हो तो खराब है। अगर वो ऐसे डूब रहे हैं, वी बना रहे हैं, तो गड़बड़। यहां तक की कहानी समझ में आई हो तो एक बार लिखो आई, फिर आगे चलते हैं। हाँ ये इंग्लिश वाला आई तो और अच्छी बात है। ठीक है चलो, तो टी इनवर्जन अगर एसिमेट्रिकल अच्छे, सिमेट्रिकल खराब। अब इस वाली ईसीजी में कुछ और भी चीज दिख रही है, जरा ध्यान से देखना। देखो लीड 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 में थोड़ा सा टी इनवर्जन लगा मुझे, एवीएल ठीक है, एवीएफ ठीक है। पर अब ध्यान से देखो, यहां टी इनवर्जन है, यहां टी इनवर्जन है, यहां टी इनवर्जन है, और यहां भी है V1, V2, V3, V4। अब बताओ ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? और वही जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, ये कहानी उसकी ठीक उल्टी होती है।
ठीक उल्टी क्यों? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपके पास आएंगी, आप अस्पताल में बैठे हो ओपीडी में कि साहब हमको केदारनाथ की यात्रा पे जाना है या अमरनाथ की यात्रा पे जाना है और हमको फिटनेस लगेगी। अब आपने उनका ईसीजी करवाया और उस ईसीजी में ये आई V1 V2 V3 में टी इन्वर्टेड आई। अब आप क्या करोगे? नहीं साहब इसको तो टी इन्वर्जन है, 25 साल की महिला है, इसको तो टी इन्वर्जन है, इसको तो टीएमटी करा के देखो, इसकी इको करा के देखो। अब वो इको कराएंगे सब ठीक निकलेगी, टीएमटी कराएंगे सब ठीक निकलेगी। तो फिर ये क्या चीज है? इसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? PJTWP किसी को पता है? कोई लिखेगा? मैं भी तो देखूं। लिखो लिखो लिखो। अच्छा थोड़ी सी हेवी चीजें पढ़ाऊंगा, हाँ एकदम बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हेवी स्टफ पढ़ाऊंगा। हाँ किसी ने सुना है? चलो मैं बताता हूं। इसे कहते हैं परसिस्टेंट जुवेनाइल टी वेव पैटर्न। मतलब जुवेनाइल टी वेव यदि रह जाए, नहीं समझ में आया सर, समझाता हूं। इसको ऐसा समझो कि जब एक बच्चा छोटा होता है, गर्भ में होता है, तो उसका फीटल सर्कुलेशन कुछ अलग तरीके से चलता है। उसके आरबी को यानी राइट वेंट्रिकल को बहुत जोर लगाना पड़ता है उसकी पल्मनरी आर्टरी के अगेंस्ट, क्योंकि पल्मनरी आर्टरी उस समय बहुत टाइट होती है। तो इसलिए जो बच्चा गर्भ में होता है उसका राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफीड हो जाता है। अब जब जन्म होता है तब धीरे धीरे करके वो राइट वेंट्रिकल नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, धीरे धीरे पल्मनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, स्लोली स्लोली बच्चा नॉर्मलाइज होता है, एलवी बड़ा हो जाता है और राइट वेंट्रिकल छोटा हो जाता है। तो इसलिए जिसका भी राइट वेंट्रिकल पे जोर पड़ रहा है किसी भी कारण से, जो गर्भ में शिशु है उसको क्यों जोर पड़ रहा है? उसको पल्मनरी आर्टरी के अगेंस्ट जोर लगाना है। जो छोटा छोटा बच्चा है उसका भी आरवी अभी पतला होना शुरू हुआ है, उसके भी आरवी पे जोर पड़ रहा है। तो जिस भी व्यक्ति के राइट वेंट्रिकल पे जोर पड़ेगा उसके V1 V2 V3 में चेंजेस आएंगे। यहां ये चेंजेस टी वेव के हो सकते हैं। तो यहां जो V1 V2 V3 की टी वेव थी पिछले वाले ईसीजी में, इसमें ये वही चेंजेस हैं जो इस महिला को बचपन में होने चाहिए थे, इसलिए जुवेनाइल मतलब बच्चों जैसे, लेकिन परसिस्टेंट हो गए। मतलब कि वो 10 साल का होने के बाद भी नहीं गए। किसी भी आप 10 साल से छोटे बच्चे का ईसीजी करोगे, ये बहुत छोटे बच्चे का ईसीजी है, क्वालिटी खराब है, पर किसी भी बच्चे का आप ईसीजी देखोगे तो उसके V1 V2 V3 V4 में आपको टी इन्वर्जन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 10 साल से छोटे बच्चों के ये टी इन्वर्जन्स नॉर्मल हैं, कॉमन है। लेकिन अगर बच्चा 10 साल से भी बड़ा है, स्पेशली बच्चियां, अगर कोई बच्ची है और वो 10 साल से बड़ी है, 20-25 साल की महिला आपके पास आई है और उसको V1 V2 V3 में आपको टी इन्वर्जन मिलते हैं, तो मान के चलें कि मोस्ट लाइकली दे आर परसिस्टेंट जुवेनाइल टी वेव पैटर्न। और कैसे पहचानते हैं इनको? कि ये टी वेव्स भी यूजुअली एसिमेट्रिकल है। ध्यान से देखना, ये उल्टा राइट है, ये डूबने जैसा नहीं है, ये उल्टा राइट है, ये उल्टा राइट है, ये उल्टा राइट है। ठीक, तो ये है टी इन्वर्जन जो कि नॉर्मल है। आया समझ में? नई चीज है। ठीक है, अब ये बता, इसमें टी इन्वर्जन्स हैं V1 V2 V3 में, तो क्या ये परसिस्टेंट जुवेनाइल टी वेव पैटर्न है? इज इट? लगता है हाँ कि ना? नहीं है। नहीं है तो क्या है? नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? चलो ये लिख दो। एबनॉर्मल। अब बहुत सारे लोग एबनॉर्मल लिख रहे हैं। क्यों एबनॉर्मल है बताओ जरा, मैं बताता हूं। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ये भी सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन्स है। देखना, ये देखो, ये टी वेव सिमेट्रिकल है, वी जैसा है, डूब गई है इसकी टी वेव, V1 में, V2 में, V3 में। ठीक, तो सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन एबनॉर्मल। V1 V2 V3 में यदि किसी यंग महिला को एसिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन है तो कोई बात नहीं, उसको अमरनाथ में जाने दो। लेकिन यदि वही महिला आती है आपके पास और उसको ऐसे डीप टी इन्वर्जन्स हैं और वो महिला डिस्निक है और टेकिकार्डिक है और वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे है, तो बताओ क्या डायग्नोसिस बनेगा? इसी सीधी को देख के लिखो जरा। मैंने देखा है बहुत सारे, करीब 1000 एक लोग तो मेरे उसमें MBBS MD वाले हैं। लिखो लिखो लिखो। एक ने तो लिखा है, शाबाश, वेरी गुड। नहीं CAD नहीं है बेटा,
वंडर वंडर, 3 जवाब तो आए मुझे। चलो हटाओ। क्या है ये? जब भी कभी राइट साइड पे लोड पड़े, पेशेंट डिसैचुरेटेड हो, यंग महिला है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे है, डिहाइड्रेशन है, ऑल चांसेस कि दिस कुड बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये ईसीजी अगर आपने बिनाइन कह के घर भेज दिया तो फिर मौत का ईसीजी, और उस ईसीजी की जबरदस्ती आपने टीएमटी करवा दी तो वो वेस्टेज का ईसीजी। इसलिए कहता हूं कि सीखना जरूरी है। आपको कोई भी चीज किताब से पढ़ के उतने मजे से नहीं आती। किताब में तमाम तरीके लिखे हुए हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ने जाओगे तो वो क्या लिखते हैं ना, S1 Q3 T3 पता नहीं कौन सा पैटर्न होता है वो पढ़ा देंगे आपको, लेकिन काम की चीज नहीं बताते। तो यही टी इन्वर्जन उन्हीं V1 V2 V3 में, यदि डीप है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यदि एसिमेट्रिकल है, छोटे छोटे से हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, 4 मील चल लेती है, देन इट इज बेनाइन। ठीक, यहां तक का समझ में आया? आगे चलते हैं। जब भी कभी याद रखना कि ये टी इन्वर्शंस अगर किसी पेशेंट को बेनाइन नहीं है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से यदि किसी पेशेंट के राइट साइड पे जोर पड़ रहा है, राइट साइड पे जोर पड़ रहा है मतलब आरवी पे जोर पड़ रहा है, कैसे पड़ सकता है? सीओपीडी हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, या कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए। ऐसे कारणों में भी पेशेंट को V1 V2 V3 में टी इन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो जब तक ये कारण रूल आउट नहीं हो जाए, किसी को बेनाइन नहीं कहना और किसी को डिजीज नहीं कहना। ठीक है साहब, एक टी इन्वर्जन और दिखाता हूं, बताना। आज की कहानी आधी तो टी इन्वर्जन पे निकल गई। चलो देखते हैं। फिर टी इन्वर्जन्स और वही लीड्स हैं V1 V2 V3 V4। बताओ क्या है ये? दिमाग का दही कर दिया सर ने। क्या है बताओ, ध्यान से देखो, कौन बताएगा? एबनॉर्मल है, चलो ठीक है, एबनॉर्मल तो है। कोई अच्छा ऋषि मुनि ज्ञानी मुझे इसका डायग्नोसिस भी तो बताओ। रॉन्ग लीड नहीं है, लिखा किसी ने? नहीं लिखा। चलो तो फिर आज एक नई चीज सिखाते हैं तुमको। मैंने आंसर तो यही लिख दिया था। कभी कभी यंग पेशेंट आएगा, एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन में ब्लीड हो रहा है, पेरेन्काइमल ब्लीड है, या बड़ा सा कोई सबएरेक्नॉइड हेमरेज हो रहा है, कोई भी ब्रेन ब्लीड है बड़ा सा, और उसका आप ईसीजी करोगे, उसको आपको V1 V2 V3 में बड़े गहरे गहरे, वी जैसे नहीं, ऐसे बिल्कुल तपेले की तरह इतने गहरे गहरे टी इन्वर्जन्स मिलेंगे। ये टी इन्वर्जन्स ब्रेन ब्लीड के कारण है। कैसे पहचानोगे? एक तो होगा टी इन्वर्जन, दूसरा होगा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, और तीसरा होगा ब्रेडिकार्डिया। वो जो कुशिंग्स रिफ्लेक्स क्या कहते हो ना तुम लोग, उसमें। तो डीप टी इन्वर्जन्स बहुत ही डीप हो, ब्रेडिकार्डिया के साथ हो, सर में चोट लगे पेशेंट को हो, तो मोस्ट लाइकली वो ब्रेन हेमरेज के टी इन्वर्जन्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, काम आएगा तुम्हें। लिख के रख लो, जायंट टी वेव इन्वर्जन्स आर सीन इन ब्रेन ब्लीड। ठीक है, खींच लिया स्क्रीनशॉट? नई चीजें पढ़ाई ना? ठीक है, अभी तक सो फार सो गुड। आगे चलते हैं। अब पहले डायग्नोसिस बताओ, फिर करना। ये क्या है बताओ? जिसने पिछला वाला बताया था उसको तो पता ही होगा, जिसने नहीं बताया था अब बताओ। लॉन्ग नहीं, टॉल टी। ठीक है, चलिए। तो अब हमने उल्टी टी तो पढ़ ली, अब सीधी पढ़ते हैं। सीधी टी में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, पर फिर भी 2 मिनट में काम की चीज बताऊंगा। यहां इस पेशेंट को टॉल टी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, टॉल टी है। और यहां भी इस पेशेंट को टॉल टी है, ये पहली और ये दूसरी। ठीक, इसको अपन कह देते हैं पहली और उसको कहते हैं दूसरी। इनमें से बताओ कौन सी एबनॉर्मल है, पहली कि दूसरी? फिर से दिखाता हूं, पहली दूसरी। ज्यादातर
यहां दोनों टी वेव्स एबनॉर्मल हैं, पहली भी और दूसरी भी, लेकिन दोनों अलग अलग कारणों से एबनॉर्मल हैं। ये वाली टी वेव को देखो, कैसे पहचानोगे? अगर टी वेव आपको उंगली में चुभ जाए, अगर आपने उंगली रखी और टी वेव आपको चुभ गई, तो वो ऑल चांसेस आर कि वो हाइपरकेलेमिया है, पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा है। आपको साथ में हिस्ट्री मिलेगी, या तो रीनल फेलियर का पेशेंट होगा, डायलिसिस का पेशेंट होगा, डायलिसिस मिस हो गया होगा, या फिर कोई अक्यूट शॉक में पेशेंट है, रीनल शटडाउन में है, या कुछ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, किडनी बैठ रही है, उसमें कहीं होगा। पर कहीं ना कहीं टॉल टी वेव हाइपरकेलेमिया की आने में आपको हिस्ट्री भी मिलेगी। तो ये वाली टी वेव हाइपरकेलेमिया की है, और दूसरी वाली हाइपर एक्यूट टी वेव्स हैं। हाइपर एक्यूट मतलब क्या? कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को एमआई होता है, स्पेशली एंटीरियर वॉल का एमआई होता है, तो उसे एमआई के और पहले जो सबसे पहले चेंजेस आते हैं उन्हें कहते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव्स। उसके बाद कहीं जाके एचटी एलिवेशन होता है, उसके बाद कहीं जाके क्यू वेव्स बनती हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो अक्सर हाइपर एक्यूट टी वेव्स हैं। ठीक है साहब? तो हाइपर एक्यूट टी वेव्स को कैसे पहचानेंगे? ये अक्सर एसिमेट्रिकल होती है। देखो, लाइन खींच के दिखाऊं, देखो जरा, यहां देखो, इसके बीच में से लाइन खींची, एक तरफ बड़ी एक तरफ छोटी, जबकि पिछली वाली दिखाता आपको तो सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर। तो हाइपरकेलेमिया की टी वेव्स अक्सर पॉइंटेड होंगी और अक्सर सिमेट्रिकल होंगी। मेडिकल साइंस में कुछ भी 100% नहीं होता, पर हाँ 70-80% केसेस में आपको ऐसी मिलेंगी। और हाइपर एक्यूट टी वेव्स यूजुअली थोड़ी सी एसिमेट्रिकल होंगी। अब मुझे अगला ईसीजी देख के बताओ कि क्या इस पेशेंट को हाइपर एक्यूट टी वेव्स हैं कि नहीं है। देखो जरा, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं? बहुत सारों को हां लग रही है, बहुत सारों को ना लग रही। फिर भी ये जो टी वेव्स हैं ये सब हाइपर एक्यूट हैं। अक्सर हाइपर एक्यूट टी वेव्स अपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस से थोड़ी सी बड़ी होती है। दूसरी बात कि इस तरह की ईसीजी में, यहां आप देखो, अभी एसटी एलिवेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टी वेव्स काफी ऊपर चली गई हैं। और एक मजेदार बात देखो कि यहां कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ मत करो, घर भेज दो। तो अगर अपन कंप्यूटर के भरोसे बैठे कि साहब कंप्यूटर को ही सब आता है, तो ये पेशेंट भी आपका मौत का ईसीजी हो जाएगा। हाइपर एक्यूट टी वेव्स हैं, इस पेशेंट को आप भर्ती करोगे, इसे आप कम से कम एस्पिरिन दोगे और वेट करोगे, 2 घंटे बाद रिपीट करोगे। ठीक है? तो ये अपने लेक्चर का हमने करीब करीब आधा हिस्सा खत्म किया। समय कितना हो गया? हम लगभग आधे हिस्से पे आ गए हैं। अब जरा एसटी सेगमेंट पे जाने के पहले मुझे बताओ कि अभी तक मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया हो तो आया लिख दो, नहीं आया हो तो नहीं लिख दो। मैंने कौन से तुमसे पैसे लिए? आया 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 आया, बहुत सारों को आया है। चलो, इंटरेस्टिंग बात है। और ये सारे वो लोग हैं जो मुझे जानते नहीं है। चलो ठीक है, चलिए। तो इस 5 दिन की वेबिनार को करने का भी ये मकसद रहा मेरा कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया, मेरे पास 57,000 स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्रिटिकल केयर, जनरल प्रैक्टिस और तमाम तरह की चीजें सीखते हैं। मेरे पास करीब 18-20 कोर्सेज हैं जो लोग सीखते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने फिर से सोचा कि मैं एक आईसीयू मास्टरी का कोर्स बनाऊं। होता क्या है कि हम जब आईसीयू पढ़ने जाते हैं तो वही 2-4 किताबें होती हैं हर एक के पास। कौन सी? वो पॉल मरीनो एक तो मिल जाती है, नहीं तो एक आध कोई देसी राइटर की मिल जाती है, और उनमें वही के वही चैप्टर उन्हीं तरीकों से लिखे हुए हैं, वही गाइडलाइंस, वही टेबल्स, वही 4 इमेजेस, और उसको पढ़ के कोई आईसीयू का अच्छा डॉक्टर ना बना आज तक। तो मैंने रिसेंटली सोचा
कि मैं एक अपने हिसाब से खुद का एक आईसीयू का कोर्स डिजाइन करता हूं। मेरा एक आईसीयू कोर्स चलता है पर वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो मैंने सोचा कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आईसीयू कोर्स बनाते हैं जिसमें कि हम इंसान को सिर्फ वो चीज सिखाएंगे जो उसको आईसीयू में आनी चाहिए। गड़बड़ क्या होती है कि आप 3 साल का डीएम 3 साल का एमडी क्रिटिकल केयर करने चले जाते हो या इमरजेंसी करने चले जाते हो, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो हर कोई कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस में है, 10-10 साल से आईसीयू कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते दोबारा जाकर डीएम या एमडी। लेकिन आईसीयू यदि समझना हो तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि मैं भी गिनाना शुरू करूं कि एक अच्छे आईसीयू डॉक्टर को क्या क्या आना चाहिए, तो मैं और आप दोनों उंगली पे गिन सकते हैं। क्या सब इंट्यूबेशन अच्छे से आता हो, ईसीजी आता हो, वेंटिलेटर चलाते आता हो, ये आता हो, वो आता हो, ये 20 चीजें आती हैं तो आपके प्रोसीजर साफ हैं। यदि आपको ये 10-15 डायग्नोसिस पकड़ते आते हैं, आपका बढ़िया आपका डायग्नोस्टिक एरिया अच्छा है, आपको ये सारी एंटीबायोटिक समझ में आती है, कहाँ सूडोमोनास, कहाँ क्या, कहाँ पिप्जोर, कहाँ डालासिन, आप सेप्सिस हैंडल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि कुछ एक लिमिटेड चीजें हैं जिनके की बेस पर आप एक अच्छे आईसीयू डॉक्टर बन सकते हो। देखो, धनुर्धर तो बहुत सारे थे, कौरवों की सेना में, पांडवों की सेना में। अर्जुन में स्पेसिफिक क्या था? अर्जुन में स्पेसिफिक ये था, जो उसने मछली की आंख भेदी थी, कि उसके पास फोकस था, एक लिमिटेड टारगेट था और एक अच्छा टीचर था। तो उसी फंडे पे मैंने भी सोचा कि मैं एक आईसीयू का कोर्स बनाता हूं। पर अब दिक्कत क्या होती है कि आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो और हजारों लोग आ जाते हैं। फिर आप अगर पढ़ाने जाओ और सबका अलग अलग किस्म का लेवल निकले तो वो भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ये काम करते हैं, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं कि जो उस एंट्रेंस टेस्ट में डिसेंट मार्क्स लेके आ जाएगा, उस व्यक्ति को हम अपने आईसीयू कोर्स में एंटरटेन करेंगे। तो आज से हमारी ये वेबिनार शुरू हुई है। आज हमने ईसीजी पढ़ा है, कल हम ऐसे वेंटिलेशन पढ़ेंगे, परसों हम शायद एबीजी पढ़ेंगे, फिर हम इंट्यूबेशन पढ़ेंगे। जो चौथे दिन की क्लास होगी इंट्यूबेशन की, उस क्लास में मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों को एंट्री दूंगा जिन्होंने वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर की होगी। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिंक आपको भी थोड़ी देर में इसी चैट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको मेल में आएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे आएगा। आपको वो एग्जाम देनी है, लेकिन 4th डे की जो क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं एंट्री दूंगा जो वाकई सिंसियर हैं, जिन्होंने 3 दिन क्लास अटेंड की है, वो उस एग्जाम में डिसेंट मार्क्स लेके आए। ऐसी कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, बेसिक सवाल पूछे हैं, ज्यादातर लोग पास हो जाएंगे। पर हाँ, मुझे भी देखना है कि आप में डिटर्मिनेशन कितना है, आप कितना इंटरेस्टेड हैं सीखने में। तो यदि आप 3 दिन क्लास अटेंड करते हैं, उस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली एक स्कॉलर का बैज आएगा। अभी आपको एग्जाम का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, आपको विद इन अ डे एक स्कॉलर का बैच आएगा, अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो। जितने स्कॉलर्स होंगे उनकी 4th डे को एक सेपरेट मीटिंग होगी। ये वेबिनार चलती रहेगी। चौथे दिन मतलब आज, कल, परसों, गुरुवार के दिन जो वेबिनार होगी उसके 2 हिस्से होंगे। एक नॉर्मल होगा जो इसी जूम लिंक से हो जाएगा, और एक होगा जो केवल स्कॉलर्स के लिए होगा, जो वाकई सीरियस हैं, जो वाकई इंटरेस्टेड हैं, जिनको वाकई कुछ आता है, और उन्हें मैं सिखाऊंगा। मेरा पर्पस यह है कि कुछ घोड़ों को लेके उनको अच्छा दौड़ना सिखाऊं, बजाय कि एक कोर्स लेके मार्केट में रख दो कि जिसको खरीदना है खरीद ले और जो करना है कर ले। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर रही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो आपको उसका लिंक मिलेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। सिर्फ वो सिलेक्टेड लोग आज की इस वेबिनार में से जो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, वही उस 4th डे की वेबिनार में रहेंगे मेरे साथ। जो बाकी की बैच रहेगी उनके लिए एक छोटा सा नॉर्मल लेक्चर अलग से होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने आईसीयू कोर्स की और उसको ज्वाइन करने के तरीके की। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एसटी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आकाश जी, वो जो लिंक है आपका, वो आप जूम चैट में डाल दीजिएगा। तो अब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन और डिप्रेशन समझने के लिए आपको नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो नॉर्मल क्या होता है? पहले तो ये समझें कि ये P है, ये QRS है और ये T है, और इस S से T के बीच में जो जगह होती है इसको हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट को कैसे पहचानना, उसके लिए एक और चीज पहले पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एसटी सेगमेंट उठता है, एसटी सेगमेंट गिरता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है। और ये एलिवेशन और डिप्रेशन नापने के लिए कोई स्केल होना चाहिए ना, कोई मेजरमेंट होना चाहिए। आप कैसे कह दोगे कि एसटी सेगमेंट उठा हुआ ही है कि गिरा हुआ ही है, राइट? तो एसटी सेगमेंट को नापते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से।
अब हर जगह ये कह दिया जाता है कि एसटी सेगमेंट उठा हुआ है, ये कम बताते हैं लोग। तो एसटी सेगमेंट को हम कैसे नापेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है? कोई नई चीज नहीं होती, ये एक ईसीजी की वेव है, ये दूसरी है, इन दोनों के बीच की जो फ्लैट लाइन है, दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है सब। अब अगर आपको एसटी नापना है कि उठा कि गिरा, तो आप देखोगे कि इस लाइन के मुकाबले वो ऊपर है कि नीचे है। ठीक है साहब, फिर से समझो कि ये बेस लाइन है यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, इससे ऊपर जाएगा तो एसटी एलिवेशन, इससे नीचे जाएगा तो एसटी डिप्रेशन। तो अब एसटी सेगमेंट हुआ कहां से? एसटी सेगमेंट हुआ ये तुम्हारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहां खत्म हुआ, एग्जैक्टली वो जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं जे पॉइंट। ठीक, और इस जे पॉइंट से शुरू होता है आपका एसटी सेगमेंट, और जहां से आपकी टी वेव शुरू होती है वहां पे एसटी सेगमेंट खत्म हो जाता है। सिर्फ ये छोटी सी चीज है। अब अगर ये छोटी सी चीज इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर हो तो एलिवेटेड, और नीचे हो तो डिप्रेस्ड, पर नापा किसके मुकाबले? नापा इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के मुकाबले। तो अगर आपका ये जे पॉइंट अगर एक दो बॉक्स अंदर बाहर है इस लाइन से तो सब ठीक है, पर अगर उससे उठ गया तो गड़बड़, उससे गिर गया तो गड़बड़। फिर से समझाता हूं, एसटी सेगमेंट एस से लेके टी तक होता है। जहां पे एस वेव खत्म होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं जे पॉइंट। जहां पे टी वेव शुरू होती है, जे पॉइंट से लेके टी वेव के शुरू होने तक के पॉइंट को कहते हैं एसटी सेगमेंट। अब ये एसटी सेगमेंट यदि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से, बेस लाइन से ऊपर हो जाए तो एलिवेटेड, नीचे हो जाए तो डिप्रेस्ड। ठीक, एसटी सेगमेंट की कुछ विशेषताएं बताता हूं कि उसको कैसा होना चाहिए। एक आइडियल एसटी सेगमेंट को, ये जे पॉइंट से लेके यहां तक है, एक आइडियल एसटी सेगमेंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी स्लांटिंग अपवर्ड्स, अ स्लाइटली अपवर्ड्स इंक्लिनेशन। अगर एसटी सेगमेंट इसकी बजाय, मान लीजिए कि यहां तो नॉर्मल सा ही दिख रहा है, पर अगर आपका एसटी सेगमेंट इसकी बजाय फ्लैट हो जाता तो ये एबनॉर्मल होता, कॉन्वेक्स हो जाता तो भी एबनॉर्मल हो जाता, अगर ऐसा नीचे डूब जाता तो भी एबनॉर्मल होता। इट शुड बी जस्ट स्लांटिंग अपवर्ड्स विद एन अपवर्ड इंक्लिनेशन। ठीक है साहब, समझ में आया? आगे चलते हैं। तो एसटी सेगमेंट को कॉनकेव होना चाहिए, स्लाइटली अपवर्ड्स होना चाहिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं समझ में आ रहा ना, इजी समझाता हूं। देखो ये तो सबको समझता है, तो अगर आपका एसटी सेगमेंट ऐसा जा रहा है तो ये अच्छा है, और अगर आपका एसटी सेगमेंट ऐसा जा रहा है तो ये खराब है। इफ इट इज अ सैड फेस देन इट इज बैड, इफ इट इज अ स्माइली फेस देन इट इज गुड। ये आया समझ में? तो जब भी एसटी सेगमेंट देखेंगे, स्पेशली V1 V2 V3 के, दे शुड बी कॉनकेव, दे शुड बी स्माइलिंग, राइट? चलिए, अब वही की वही बात है, एसटी सेगमेंट अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर फ्लैट है तो अच्छी बात नहीं है, अगर कॉन्वेक्स है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें बताती हैं कि पेशेंट को एमआई शुरू हो गया है। ठीक, अब इसमें देख के बताते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये तो पहला वाला इसी चीज जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें 3 वर्जन्स थे। अब जरा इसका एसटी सेगमेंट देख के बताओ तो। ये इसका एसटी सेगमेंट है, देखो ये लीड V1 का, लीड 1 का, ये लीड 2 का, ये हमने टी देखा था ना एसिमेट्रिकल, ये तीसरा। क्या ये एसटी डिप्रेशन है या नहीं है? इधर की भी लीड्स देख लो, ये सब एसटी डिप्रेशन है कि नहीं है? बताओ, है हो तो है लिख दो, नहीं तो नहीं लिख दो, जैसा ठीक लगे। बस यही सीखना है। चल,
अब मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना फिर से। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। बेस लाइन कौन सी है? ये बेस लाइन है, ठीक। तो जे पॉइंट कहां है? ये जे पॉइंट है। क्या जे पॉइंट और बेस लाइन में कोई दूरी है? नहीं है। अगर ये नीचे होता, ऐसा होता, तो मैं सोचता ये तुम्हारी बेस लाइन कहां सी? ये सारी, ये बेस लाइन, ये तुम्हारा जे पॉइंट। क्या जे पॉइंट बेस लाइन से ऊपर नीचे है? नहीं है। तो जो टी इन्वर्जन्स एसिमेट्रिकल हैं, वही के वही एसटी सेगमेंट्स भी नॉर्मल हैं। बात समझ में आई? ये देखो, ये तुम्हारी बेस लाइन, ये तुम्हारा जे पॉइंट, ये सारे एसटी डिप्रेशंस नॉर्मल हैं। नॉर्मल इन द सेंस कि इश्चीमिक नहीं है, ये स्ट्रेन पैटर्न के हैं। ये आपको एलबीबीबी में मिल जाएंगे या आपको एलवीएच में मिल जाएंगे, लेकिन ये इश्चीमिया नहीं है, ये एसटी डिप्रेशन गड़बड़ वाला नहीं है। तो जैसे हमने टी इन्वर्जन्स पढ़े थे, वैसे ही एसटी डिप्रेशन भी दिखाता हूं। अगर एसटी डिप्रेशन उल्टे राइट जैसा हो, डाउन स्लोपिंग हो, तो अच्छी बात है, वही उल्टा राइट, राइट का निशान है। लेकिन अगर वो ऐसा का ऐसा नीचे बैठ गया, दो चीजें देखो, ये उल्टे राइट जैसा है, ऐसा स्लांटिंग, और ये कैसा कि ऐसा का ऐसा सीधा नीचे बैठ गया। ऐसा बैठ गया गड़बड़, ऐसा बैठ गया अच्छी बात है, चलेगा, जी लेंगे, ठीक। तो अगर एसटी हॉरिजॉन्टली डिप्रेस हो रहा है, देन यू शुड बी डिप्रेस्ड। इफ एसटी इज मेकिंग एन इन्वर्टेड राइट, देन पेशेंट इज प्रोबेबली ऑल राइट। देखते हैं, अब बताना मुझे देख के, ध्यान से देखना। देखो, मुझे दिखाना है लीड 2, ध्यान से देखो एकदम, लीड 2, और उससे भी अच्छी लीड 3 देखो। अब बताओ, एबनॉर्मल के नॉर्मल? खाली ए और एन लिख दो, पूरा पूरा मत लिखो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सीख गए? देखो, 1 मिनट में सीख गए। पिछले वाले इसी में गड़बड़ कर रहे थे सारे, अब सबको एबनॉर्मल दिख गया। ये देखो, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसा का ऐसा बैठ गया नीचे। अगर ये ऐसा स्लांटिंग जा रहा होता तो हम कहते हैं ठीक है, ये सीधा बैठ गया। और देखो कहां देखना है, इसमें देखो, V5 में देखो, V6 में देखो, वैसे कि वैसे ना हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है। तो अगर एसटी हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है तो डरने की बात है, समथिंग इज रॉन्ग। इट कुड बी इंफीरियर वॉल का इश्चीमिया, इट कुड बी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम अदर इंफेक्शन। चलो वो बात की बात। अब इसको कंपेयर करने के लिए दिखाता हूं। ये देखो, ये तुम्हारा वही का वही एसटी, और अब ये तुम्हारे पिछले वाले ईसीजी का एसटी। अब इसमें फर्क समझ पा रहे? यहां ये एसटी जे पॉइंट के नीचे बैठ गया है। चित्र बना के दिखाता हूं। बहुत बारीक चीजें हैं, पर सीख गए तो जीवन मरण का फर्क है ये देखो, यहां देखो, ये तुम्हारी बेस लाइन है, ये तुम्हारी बेस लाइन है, ये तुम्हारी बेस लाइन है, ये तुम्हारा एसटी सेगमेंट है, बेस लाइन से नीचे है, दिख रहा है? यहां देखो, ये तुम्हारी बेस लाइन है और ये तुम्हारा जे पॉइंट है, दोनों बराबरी के लेवल पे। यहां देखो, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है, ये हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है, ये हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है, ये भी हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड है। ठीक, समझ में आया? सीखे? चल, अब अगला वाला देख के बताना। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को एक साथ बहुत सारी लीड्स में बहुत सारे हॉरिजॉन्टल एसटी डिप्रेशन आ जाते हैं। पहले तो लिख दो नॉर्मल की, अब नॉर्मल। अब इस ईसीजी को अगर किसी ने नॉर्मल लिख दिया ना, घर जाके झगड़ा करूंगा। वेरी गुड, फटाफट सीखे बच्चे। चलो, इसमें क्या है, कैसे सीखना है दिखाता हूं फिर से। चलो, ये देखो, ये तुम्हारी बेस लाइन, ये तुम्हारा एसटी सेगमेंट, ये तुम्हारी बेस लाइन, ये तुम्हारा एसटी सेगमेंट, मतलब 1 में भी है, 2 में भी है। और देखो कहां का, ये तो वो है टॉपिक है, इसको छोड़ दो। ये तुम्हारी बेस लाइन, ये तुम्हारा एसटी सेगमेंट, ठीक। और साथ में ध्यान से देखो तो एवीआर में एसटी एलिवेशन भी है। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत सारी लीड्स में एसटी डिप्रेशन है, वो भी हॉरिजॉन्टल वाले, और साथ में एवीआर में एलिवेशन है, तो समझो कि पेशेंट की जान खतरे में है। देयर इज अ फेयर चांस, नॉट अ गारंटी, बट देयर इज अ फेयर चांस कि ही माइट बी हैविंग सीवियर लेफ्ट मेन डिजीज। और अगर उसको सीवियर लेफ्ट मेन डिजीज है तो आपके 2 कर्तव्य बनते हैं।
कि एक तो भैया उसको क्लोपिडोग्रेल शायद न दो, बजाय उसके हिपैरिन लगा दो, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल दोगे तो हो सकता है उसकी सीएबीजी करनी पड़े, और दूसरा उसको थ्रोम्बोलाइज मत करना, क्योंकि अगर लेफ्ट मेन किसी की ऑक्लूड हो जाती तो आपको वो ईसीजी कराने के लिए मिलता नहीं। यहां उसकी लेफ्ट मेन में थोड़ा सा फ्लो हो रहा है पर इश्चीमिया चल रहा है, तो इस इश्चीमिया में हम उसको एस्पिरिन दे सकते हैं, हिपैरिन दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कार्डियक सर्जरी में बहुत साल काम किया है, कि एकदम से क्लोपिडोग्रेल की 4 गोली खाया हुआ इंसान जब आता है ना, तो उसको टेबल पे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड से कि ही शुड बी ट्रीटेड विद हिपैरिन एंड ऑफ कोर्स अदर एंटीस्टेमिक मेजर्स। यहां अपना पर्पस ईसीजी पे, अपन ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, वो आईसीयू कोर्स में बात करेंगे। अपनी काम की बात क्या, ग्लोबल एसटी डिप्रेशन विद एसटी एलिवेशन इन AVR. What does it signify? There is a possibility. I am not saying a guarantee. There is a possibility of a left main disease. ठीक साहब, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो एक ग्लोबल एसटी डिप्रेशन हो गए। अब इसको देखते हैं, यहां देखो और बताओ मुझे। ये तो वही की वही हो गए फिर से, चलो देखते हैं, फिर भी देखते हैं। ये वाला देखो, V4, V5, V6 एबनॉर्मल के नॉर्मल, ये सब एबनॉर्मल। चलो ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं। ये तो हो गया। तो एसटी डिप्रेशंस की हमने बात की, ऑल्टी की बात कर ली, और एसटी एलिवेशंस की तो भी ज्यादा नहीं की। चल एक और चीज समझो, अगर किसी को एसटी डिप्रेशन है और टी इन्वर्शन है तो उसमें 2 डायग्नोसिस संभव होते हैं। एक तो होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एन स्टेमी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, फिर से एक बड़ी काम की चीज सिखाऊंगा, इसी ईसीजी को देख के बताओ मुझे कि इसको एनस्टेमी है कि अनस्टेबल एंजाइना। ये पेशेंट तुम्हारे पास चेस्ट पेन लेके आया, तुमने उसका ईसीजी किया और तुम्हें एसटी एलिवेशन नहीं मिला, पर तुम्हें ग्लोबल एसटी डिप्रेशन विद टी इन्वर्शन मिल गया। इसको एनस्टेमी है कि अनस्टेबल एंजाइना है? यूए लिख सकते हो, एनस्टेमी लिख सकते हो, चैट बॉक्स ऑन कर दो। मैं तब तक एक बूंद पानी पी लेता हूं। चल बंद करो। तो आपने जो भी उत्तर लिखा हो वो सर्वथा गलत है। क्यों भैया? क्योंकि एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना के डायग्नोसिस ईसीजी में बनते ही नहीं है। एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना का ईसीजी एग्जैक्टली एक जैसा होता है। स्टेमी मतलब क्या? एसटी एलिवेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनस्टेमी में एसटी डिप्रेशन होगा, टी इन्वर्शन होगा, दोनों भी हो सकते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में एसटी डिप्रेशन होगा, टी इन्वर्शन होगा, दोनों भी हो सकते हैं। फिर कैसे फर्क करेंगे? क्योंकि एक में एमआई लिखा है, एक में एंजाइना लिखा है। इस व्यक्ति का हम ट्रॉपाई भेजेंगे। अगर वो ट्रॉपाई एबनॉर्मल आता है तो हम कहेंगे ये एनस्टेमी है। अगर वो ट्रॉपाई ठीक आता है तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो याद रखना, एनस्टेमी इज अ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, नॉट एन ईसीजी डायग्नोसिस। ठीक है भैया, नई चीज सीखी ना। इनका डायग्नोसिस तो मैंने खैर देख लिया चैट बॉक्स में, इन दोनों चीजों के डायग्नोसिस ईसीजी में नहीं बनते। स्टेमी का तो बहुत आसान है, एसटी एलिवेशन है, ट्रॉपाई कराओगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। एक और चीज सिखाता हूं, एक होता है डिमांड इश्चीमिया और एक होता है सप्लाई इश्चीमिया। वो 1 घंटे का टाइम बड़ा छोटा है, उसमें कितना पढ़ा दूं। चलो खैर, जब भी कभी कोरोनरी ऑक्लूड हो जाती तो सप्लाई बंद होती है, और सप्लाई बंद होने से एसटी एलिवेशन होता है, और वो जो इश्चीमिया है वो सप्लाई इश्चीमिया है। और अगर मान लो किसी को टेकिकार्डिया हुआ या किसी की डिमांड ज्यादा है और कोरोनरी उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, कोरोनरी ऑक्लूड नहीं हुई है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, पर कम पड़ रहा है, दैट इज डिमांड इश्चीमिया। डिमांड इश्चीमिया इज विजिबल लाइक एसटी डिप्रेशंस एंड टी इन्वर्जन्स, एंड सप्लाई इश्चीमिया इज विजिबल एज स्टेमी। तो अब ये करते करते हम अपने आखिरी चरण पे आ गए हैं। जैसा मैंने कोर्स के लिए बताया कि आईसीयू कोर्स में यदि आप आगे के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप 4th डे की इंट्यूबेशन की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसे पास करना पड़ेगा। ठीक, अब समझो ये वाली चीज।
ये व्यक्ति की लीड 3 में क्यू वेव है, बताओ इसको एमआई हुआ था कि नहीं हुआ था? छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं लेकिन बहुत काम की है। मैं ईसीजी 0 से आखिरी तक नहीं पढ़ा रहा हूं, ईसीजी 0 से आखिरी तक मैंने पूरा एक कोर्स बना रखा है, यहां सिर्फ काम की चीजें सिखा रहा हूं। इस पेशेंट को लीड 3 में डीप क्यू वेव है, क्या इसको एमआई हुआ था कि नहीं हुआ था? चलो अब एक दूसरे प्रश्न का जवाब दो इस सबसे हटके। जब भी कभी तुम मकान की रजिस्ट्री करवाते हो या कोई भी अग्रीमेंट करते हो, कोई पार्टनरशिप की डीड करते हो, कोई बैंक का लोन लेते हो, तो उसमें कितने गवाह लगते हैं बताओ जरा, कितने विटनेसेस लगते हैं? मुझे नंबर लिख के बताओ। ठीक है, तो जब तुम्हें कम से कम 2, 3, 4 लोग लगते हैं एक छोटे से काम के लिए, तो किसी की जान को डिसाइड करने के लिए भी तुमको कम से कम 2 गवाह चाहिए। एक अकेले के कहे से तुम ये नहीं करोगे, नहीं समझे? जब भी कभी कोई एक आइसोलेटेड सिंगल लीड में फाइंडिंग आती है उसका कोई मतलब नहीं जब तक कि उसकी रिश्तेदार 2 लीड्स और न कह दें कि हाँ भाई यही समस्या है और यही समस्या है, तब तक हम नहीं मानेंगे। इस चीज को हम कहते हैं एनाटॉमिकली कंटिग्यूअस लीड्स। तो अब अगर मैं कहूं कि हाँ इसके लीड 2 में, 3 में और एवीएफ में क्यू वेव है, तो क्या इसको एमआई हुआ था? हाँ हुआ था। इसको इंफीरियर वॉल का एमआई हुआ था, इसको पुराना इंफीरियर वॉल एमआई। लेकिन खाली एक लीड को देख के मुझे बहुत फोन आते हैं, सर उसको लीड 3 में क्यू वेव आ गई है। ठीक है आने दो, जब तक कि 2 और लीड्स मुझे नहीं कहेंगी तब तक मैं नहीं मानूंगा कि एमआई है। तो एमआई आप तब डायग्नोस करोगे जब तक कि आपको 2 एनाटॉमिकली कंटिग्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना सहोदर जो एक ही पेट से जन्मे हैं, वैसे ही वो लीड्स जो एक ही वॉल को दिखा रही है उन्हें कहते हैं कंटिग्यूअस। जैसे यहां लिखते हैं, यहां लीड 2 में, 3 में एवीएफ, तीनों लीड्स में है, मान लो कि यहां सब इंफीरियर वॉल का एमआई। तो यू नीड 2 विटनेसेस व्हिच आर कॉल्ड एज एनाटॉमिकली कंटिग्यूअस लीड्स। स्पेलिंग गलत नहीं है, कंटिग्यूअस ही है। जैसे अगर इंफीरियर वॉल की बात करूं तो सेकंड, थर्ड एवीएफ। अगर एंटीरियर वॉल की बात करूं तो V1 से लेके V4 तक। अगर लेटरल वॉल की बात करूं तो 1 AVL, V5, V6। तो जब भी कभी हम किसी भी तरह का एमआई देखने जाएंगे तो किसी एक लीड को देख के भरोसा नहीं करेंगे, कम से कम उसके पड़ोस की दोनों तीनों लीड्स को देखेंगे। मेरा एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम है ईसीजी का जिसमें सिखाता हूं कि सबसे पहले लीड 2 को देखो। अगर लीड 2 में है आपको कुछ एमआई जैसा साइन, एसटी एलिवेशन है, तो तुरंत पहले 3 और एवीएफ को देख लो, फिर V1, V2 को देखने जाना। सिमिलरली अगर इन तीनों लीड्स में है तो कहेंगे इंफीरियर, अगर इन चारों लीड्स में है तो कहेंगे एंटीरियर, एंड सो ऑन। एक छोटा सा फोटो दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो। मैं जरा साइड से हट जाता हूं, ये काम आएगा, इसको याद कर लेना। कभी किसी लंबी क्लास में मिलेंगे तो मैं खुद भी याद करवा दूंगा, अभी सिर्फ फोटो खींच के रख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आकाश जी टाइम कितना हो गया? ठीक है, 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे और फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपने इमेजेस खींच के रख ली, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलिए, हाँ एग्जाम का लिंक, भाई कोई एग्जाम का लिंक मान रहा है? जरा एक बार चेतन सर, आकाश सर। हाँ नहीं, फिर से डालते जाओ, बीच बीच में डालते जाओ। अगर शायद किसी ने शायद लेट ज्वाइन किया इसलिए लिंक मांग रहा है। हमने अभी एक एग्जाम रखी है, ऑनलाइन एग्जाम है, 25 क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, पर वो एग्जाम क्वालिफाइंग है 4th डे की क्लास के लिए। 4th डे की क्लास के लिए मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग अगर 3 दिन सिंसियोरिटी से अटेंड करते हो और उस एग्जाम को पास करते हो, मतलब आप में एक बेसिक मिनिमम लेवल है, देन आई विल टीच यू ICU, अ फुल ICU कोर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। राइट, तो एग्जाम का लिंक डल गया है, उसको आप अटेम्प्ट कर लेना इसी क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद। चलो साहब, तो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मुझे देख के बताओ कि क्या ये, मतलब ये तो है ही है भाई, कौन सी लीड का है ये बता दो। कैन नॉट सी द लिंक सर, लिंक आपको ईमेल में आ जाएगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा और जूम में तो डलता ही रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा।
आप सभी लोग शायद ग्रुप में होंगे ऑलरेडी। आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दो, ठीक है साहब। हाँ, तो ये कौन सा एमआई है मैं बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं हमेशा सबसे पहले लीड 2 को देखता हूं, उसके पहले कुछ नहीं देखता। लीड 2 में भी मुझे तो दिख रहा है, हो सकता है, हो भी सकता है, पता नहीं, पर V1 में है, V2 में है, V3 में है, V4 में है। तो अभी अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए कह देते हैं कि हाँ सभी एंटीरियर वॉल एमआई है, क्योंकि मेरी क्लास का 1 घंटा हो गया, मैं जल्दी जल्दी करूंगा इसको। ये एंटीरियर वॉल एमआई है। देन इसको पहचानो, ये कहां एमआई है, एकदम बड़े बड़े एमआई रखे मैंने आपके लिए। लीड 2 में है, 3 में है, फिर AVL में डिप्रेशन, AVF में एलिवेशन। कौन सा एमआई हुआ ये, मैंने बताई थी ना, कंटिन्यूअस लीड्स तीनों एक साथ, इंफीरियर। शाबाश, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, गुड 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 गुड। चलो इसको भी पहचानो। याद रखना, 4th डे की इंट्यूबेशन क्लास अटेंड करने के लिए 3 दिन की क्लास में आना है और टेस्ट देना है। टेस्ट से डरो मत, बहुत आसान सा टेस्ट रखा है मैंने, पास हो जाओगे, दोगे तो अपने आप ही पास हो जाओगे। लेकिन मैं सिर्फ सिंसियरिटी देखना चाहता हूं कि तुम 3 दिन आओगे कि नहीं आओगे, तुम वो टेस्ट दोगे कि नहीं दोगे। अगर तुम अपनी तरफ से डेडिकेशन को तैयार हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। चलो, तो इंफीरियर वॉल तुमने पहचान लिया, ये कौन सा है, चेंज कर दी अपनी स्लाइड ना। हाँ, ये कौन सा है भाई, बताओ बताओ बताओ। लीड 2, 3, AVF कौन सा वॉल है, इंफीरियर। साथ में अगर देखो तो ये जो ST डिप्रेशन है ये क्या है, ये रेसिप्रोकल चेंजेस हैं। ये कहानी फिर कही। फिर इसको बताओ, ये वाला जो ST का अपीयरेंस है, ये पर्टिकुलर, इसे हम कहते हैं टूम्बस्टोन। टूम्बस्टोन मतलब कब्र का पत्थर। ये सब कब्र के पत्थर की तरह दिख रहे हैं, मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, अगेन एंटीरियर वॉल एमआई। एंटीरियर क्यों, क्योंकि V1, V2, V3, V4 है। लेटरल भी क्यों, क्योंकि 1 AVL, V5, V6 भी है, तो ये एंटीरो लेटरल हुआ। फिर से आगे चलते हैं, ये कौन सा हुआ, इंफीरियर वॉल एमआई। और ये कौन सा एमआई है बताओ, और इस पे हम खत्म करें। ये एमआई है भी कि नहीं ये बताओ, लिखो। नहीं है, ओके, क्यों नहीं है, क्या है फिर एमआई नहीं है तो। यस नो यस नो यस नो, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये चीज क्या है बताओ जरा, LBB भी है क्या, चलो ठीक है। क्या है, एक्टिवेट है बस। आकाश जी, एक बार वो कोई कह रहा है उसको लिंक चाहिए, 2 में ऑल कर दो। वो शायद केवल पैनलिस्ट को जा रहा है, टू एवरीवन कर। हाँ ठीक है, शायद कुछ लोगों को लिंक्स नहीं मिले। एनीवे, तो ये क्या है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। इसको एमआई कब कहेंगे, अगर ये न्यूली फॉर्म्ड एलबीबी भी है। न्यूली फॉर्म्ड एलबीबी भी मतलब अगर पेशेंट आपके पास आया, उसका पिछला ईसीजी नॉर्मल था और अभी उसको एलबीबी भी हो गया, तो उसको एक्यूट एमआई मानना है। और अगर उसको पहले भी यही था, अभी भी यही है, तो ये सिर्फ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसको वैसा ही हम छोड़ देंगे। ये क्या है जल्दी बताओ, क्या है, क्या है, बताओ बताओ बताओ, लिखो। haven't got any link, तूने डाला ना, ये कौन सा एमआई है, लिखो। वेरी गुड, शाबाश, इंफीरियर वॉल। आखिरी ईसीजी आज का, ये क्या है बताओ। ये एमआई नहीं है, हो भी सकता है, बट दिस इज मोर लाइकली टू बी
हाइपरकिलीमिया, इट कुड बी एमआई, इट कुड बी हाइपरकिलीमिया, यू कैन नॉट जस्ट टेल बाय द ईसीजी। ठीक है, तो आज का आखिरी ईसीजी ये क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट। तो अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में हैप्पी लिख के बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 1024 लोग आ सकते हैं, तो हमने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका भी लिंक आपको मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप उसमें ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए, आपको लिंक से एग्जाम देनी है, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और आपको इंडिविजुअल मेल में भी आ जाएगा। आपको एग्जाम देनी है, आपको तीनों क्लास अटेंड करनी है, तब आपको 4th डे की इंट्यूबेशन क्लास अटेंड करने को मिलेगी। और करने को मिलेगी तो साथ में एक आईसीयू कोर्स पे, एक बहुत अच्छे आईसीयू कोर्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन यू हैव टू बी अ स्कॉलर फॉर दैट, राइट? चलिए, तो इस क्लास को यहीं फाइन फिनिश करते हैं।